हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू द यूट्यूब चैनल द मैथ्स एक्सप्रेस। तो आज के इस वीडियो सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10th सीबीएसई के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर बोर्ड एग्जाम। इस वीडियो लेक्चर में हम कोशिश करेंगे कि 15 टू 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जो बार बार रिपीट हो रहे हैं उन क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। सारे क्वेश्चंस पीवाईक्यू बेस्ड होंगे, जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और साथ में जो भी पिछले कुछ सालों में बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, सारे क्वेश्चन उस लेवल के और उस टाइप के होंगे। कुछ क्वेश्चन मैं बीच बीच में एज अ टास्क आपको दूंगा, तो वो टास्क आपको कंप्लीट करना है। सिमिलर टाइप के क्वेश्चन होंगे, आपको सॉल्व करना है। अगर आप सॉल्व कर लेंगे तो आपको अच्छे से सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। तो हम कोशिश करेंगे इस वीडियो लेक्चर में कि ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक हमारे कवर हो जाएं, और इसके बाद एक और वीडियो लेक्चर आएगा। तो दोनों वीडियो लेक्चर में मिला के हम कोशिश करेंगे 30 से 40 क्वेश्चंस जो कि इंपॉर्टेंट हैं, साथ में जो कि पीआईक्यू बेस्ड क्वेश्चंस होंगे उनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो बने रहना वीडियो के साथ। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो पहला क्वेश्चन हमारा ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज पे क्वेश्चन है। इन क्वेश्चन को देख के आपको थोड़ा डर जैसा लगता है, मुझे ऐसा फील होता है। तो इन क्वेश्चन से डरना नहीं, आपको कभी कभी राइट साइड वाला हिंट देता है, जो राइट साइड में टर्म है वो आपको हिंट मिल जाती है उससे। कैसे देखते हैं, जैसे यहाँ पे देखोगे आप, राइट में हमारा आंसर साइन कॉस में लाना है, तो इन सबको हम साइन कॉस में चेंज करेंगे। तो क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले LHS। तो जो मैं आपको रिप्रेजेंटेशन के तरीके बता रहा हूँ या जो गिवन है वो आपको जरूर लिखना है, उससे आपका क्वेश्चन का प्रेजेंटेशन काफ़ी अच्छा हो जाएगा और मार्क्स मिलेंगे। ये चीज़ ध्यान रख लेना, उनके मार्क्स होते हैं इस स्टेप्स में। कॉट कॉस अपॉन साइन, दिस इज क्लियर, कॉस अपॉन साइन, माइनस कॉस अपॉन 1 प्लस साइन अपॉन कॉस। तो 10 को हमने लिख दिया साइन अपॉन कॉस, दिस इज क्लियर। साइन इसकी वैल्यू लिख लेते हैं, तो साइन ए डिवाइडेड बाय साइन प्लस कॉस, साइन ए प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए। इसके बाद आएगा माइनस, तो कॉस ए, और यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, फिर से कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आ गया, यहाँ से वैल्यू ऊपर जाएगी तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए प्लस कॉस ए, साइन ए प्लस कॉस ए, ठीक है। यहाँ आ जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर ए और नीचे हो जाएगा साइन ए प्लस कॉस ए। अब वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे देखो अगर एलसीएम हमारा सेम होता है तभी हम ये आइडेंटिटी लगा पाएंगे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो गया। आपको दिख रहा होगा ये चीज़ कि यहाँ पर से आगे हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। डिवाइड कर देंगे, साइन ए प्लस कॉस ए, साइन ए से साइन ए कैंसिल हो जाएगा और बचेगा हमारे पास साइन ए माइनस कॉस ए विच इज इक्वल टू RHS, विच इज इक्वल टू RHS। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, जिसमें एक लाइन को डिवाइड कर रही है वाई एक्सिस। अगर क्वेश्चन का डायग्राम जहाँ बना सकते हो तो बना लेना, क्योंकि इजी डायग्राम है इसका। एक लाइन है PQ, उसको वाई एक्सिस डिवाइड कर रही है, तो ये आपकी वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। नॉर्मल डायग्राम भी आप बना सकते हो डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन में, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, बट वाई एक्सिस में बनाओगे तो और अच्छा आपको रहेगा। P है हमारे पास 5,3 एंड Q है हमारे पास -5,3। यहाँ पर वाई एक्सिस को डिवाइड कर रहा है, हमको रेशियो निकालना है इन विच द वाई एक्सिस डिवाइड दिस लाइन PQ, ठीक है ना। तो वो हमको रेशियो फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पर जो वाई एक्सिस का पॉइंट है वो हमको अगर कैलकुलेट करना है, तो ये इसके लिए हमको देखना होता है K/1। इसके लिए हमको देखना होता है K/1। मतलब क्या है कि हमको M1 को K लेना पड़ेगा और M2 को हमको 1 लेना पड़ेगा। नाउ लेट ये वाला पॉइंट y है, तो y एक्सिस का x कोऑर्डिनेट क्या होता है 0, और सेकेंड y को हम y ही ले लेते हैं, ठीक है। जब भी K/1 टाइप का क्वेश्चन आपके पास आया, हमेशा आपको 0 को यूज़ करना है, मीन्स x को यूज़ करना है। तो x हम क्या निकालते हैं, M1 x2 प्लस M2 x1, फॉर्मूला भी लिखना है आपको, M1 प्लस M2। ध्यान ये रखना है, अगर आपके पास y एक्सिस डिवाइड करती है तो 0, x होगा। अगर यही क्वेश्चन आपके पास इस तरीके से होता, क्वेश्चन को x एक्सिस डिवाइड करती और सेम पॉइंट होते, P 5,3 होता एंड Q -5,3 होता और x एक्सिस आपकी डिवाइड कर रही है, तो ये पॉइंट x, 0 बन जाता। उस केस में आपको y की हेल्प से इसको फाइंड आउट करना होता। अभी मैं दोनों क्वेश्चन में आपको फाइंड आउट करके बताऊंगा कि कैसे हम वैल्यू इनकी निकालेंगे, ठीक है। तो पहले इसको कर लेते हैं, x की वैल्यू यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ M1, M1 कितना है K, M2 कितना है, M2 की वैल्यू मैं लिख रहा हूँ, M2 की वैल्यू कितनी है 1, ठीक है। x1 x2 सब वैल्यू हमको दी हुई है, तो सारी वैल्यू मैं लिख लूँगा। अगर आपके पास ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन 3 मार्क्स का आता है तो ये सारी वैल्यू आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो x1 की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 5,
जो कोई भी ले सकता है x1 x2, बट उसके बेसिस पे आपको m1 m2 चूज करना होगा, ठीक है। x2 की वैल्यू -5, तो x की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से। x की वैल्यू क्या हमारे पास 0, तो इसी के बेसिस पे हमको सारी वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है। m1 x2, m1 इज k, x2 इज -5 प्लस m2 इज 1 एंड x1 इज 5 अपॉन m1 प्लस m2 मीन्स k प्लस 1, k प्लस 1 वहाँ से 0 हो जाएगा, तो ये वैल्यू 0 के इक्वल आ जाएगी। 5k ये 5 है, तो -5k प्लस 5, 5k इधर आ जाएगा और इक्वल टू 5, तो k की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 5/5 विच इज इक्वल टू 1। अब हमारा रेशियो था k रेशियो 1, इट मीन्स k रेशियो 1 इज इक्वल टू हमारे पास क्या आया 1:1, ये हमारा रेशियो यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो जब भी 1:1 आता है या 2:2 आता है, 3:3, जब भी रेशियोज इक्वल होते हैं इट मीन्स दिस इज द मिड पॉइंट ऑफ PQ, ठीक है। तो y के कोऑर्डिनेट कैसे निकालोगे, 3 + 3 6/2, तो y के पॉइंट क्या हो जाएंगे 3। ये भी क्लियर आपको होना चाहिए। अगर 1 आया है तब ये कंडीशन होगी, अगर 1 के अलावा अगर कुछ वैल्यू और आई है, k की वैल्यू 1 के अलावा कुछ और आई है, तो उस केस में आपको ध्यान रखना है। लेट अस सपोज आपको k की वैल्यू मिल गई 5/8, तो 5/8 का मतलब क्या हुआ कि ये आपका 5 रेशियो है और ये आपका 8 पार्ट है, 5 पार्ट इधर है और 8 पार्ट इधर है। टोटल इस लाइन के कितने पार्ट बनेंगे 13 पार्ट। ये तब आपको यूज़ करना है जब आपका 1:1 होगा, तो आप डायरेक्ट y की वैल्यू निकाल सकते हैं। जब आपका 5:8 या इस टाइप का कोई भी रेशियो और आता है, तो उस केस में आपको y निकालने के लिए ये फॉर्मूला पूरा यूज़ करना पड़ेगा y की फॉर्म में। अब हम करते हैं ये वाला क्वेश्चन। y की वैल्यू क्या होगी m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। अब इस केस में देखो y 0 है, तो y की वैल्यू 0, m1 की वैल्यू k ले लेते हैं, m2 की वैल्यू 1 हो जाएगी। y2 की वैल्यू कितनी है, y2 आप यहाँ देखेंगे, ये है y2 और ये है y1, ठीक है। दोनों वैल्यू हमारे पास सेम है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है यहाँ पर, तो y1 y2 भी सेम है। तो m1 की वैल्यू k, m1 y2, तो k इंटू 3 प्लस m2 इज़ 1 एंड y1 इज़ 3 अपॉन कितना आएगा, ये वैल्यू आएगी m1 प्लस m2 और ये हो जाएगा k प्लस 1 इक्वल टू 0, तो यहाँ से 0, तो 3k प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो k इक्वल टू कितना हो जाएगा -1। व्हाट इज़ द इंडिकेशन ऑफ दिस माइनस साइन, इंडिकेशन ऑफ माइनस साइन जब भी आता है तो वो आपको बताता है कि जो आपका पॉइंट है वो एक्सटर्नली कट कर रहे हैं, ठीक है ना, एक्सटर्नल डिवीजन इज देयर, तो इसलिए हमारा k की वैल्यू माइनस में आई है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में दिया हुआ है फ्रॉम द टॉप ऑफ अ क्लिफ द एंगल ऑफ डिप्रेशन टू द बॉटम एंड टॉप ऑफ द क्लिफ टॉप ऑफ द टावर आर 45 एंड 60 डिग्री। तो इसका डायग्राम मैं बना रहा हूँ। ये आपके पास टावर है, क्लिफ की हाइट हमेशा बड़ी होगी, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ये आपकी हाइट ऑफ द क्लिफ है, ठीक है ना, ये आपका क्लिफ है। दिस इज द हाइट ऑफ द टावर विच इज़ गिवन एज 20 मीटर, ये आपको गिवन है 20 मीटर, ठीक है। ये इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है, ये भी हमको फाइंड आउट करनी है क्वेश्चन में, साथ में हमको हाइट ऑफ द क्लिफ भी निकालना है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आपको समझना पड़ेगा कि एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है। देखो मैं इजीली आपको समझाता हूँ एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है। जब भी हम अपनी आँखों से किसी भी चीज़ को देखते हैं तो ये हमारा लाइन ऑफ साइट होता है, एक हमारा होता है लाइन ऑफ साइट कि हम सीधा देख रहे हैं। जब हम नीचे की ओर को देखते हैं तो यहाँ से जो एंगल ऑफ ये जो एंगल बनता है दिस इज़ द एंगल ऑफ डिप्रेशन। मतलब अगर मैं सामने कोई चीज़ देख रहा हूँ और वहाँ से मेरा जो एंगल है, मैंने ये पहले मैं सामने देख रहा था और यहाँ से मैंने नीचे को देखने लग गया, तो दिस इज़ द एंगल ऑफ डिप्रेशन, जितना मेरा एंगल यहाँ से डिप्रेस्ड हुआ है। अब यही चीज़ एंगल ऑफ एलिवेशन में कैसे देखेंगे, अगर यही चीज़ मैं कोई ऊपर को देख रहा हूँ और ये मेरी लाइन ऑफ साइट है इनिशियली और ये मेरी ऊपर को एंगल देख रहा हूँ, तो दिस इज़ द एंगल ऑफ एलिवेशन, ये आपका एंगल ऑफ एलिवेशन है जो इतना एंगल बनेगा, ठीक है ना। तो अगर यहाँ पर आप देखेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन अगर हमको निकालना है टॉप एंड बॉटम में तो वो कैसे निकालेंगे। देखो सबसे पहले लाइन ऑफ साइट ड्रॉ कर लेते हैं एक डॉटेड लाइन से, दिस इज लाइन ऑफ साइट। फिर यहाँ से हम एक बॉटम पे लाइन ड्रॉ करते हैं, ये हमारी बॉटम पे लाइन होगी। अब आपको अगर 45 और 60 दिया है और आपको पता भी नहीं है कि कौन सा एंगल कितना है, तो उसको भी आप इजीली पहचान सकते हो कि कौन सा एंगल आपको 45 लेना है और कौन सा आपको 60 लेना है। कैसे देखो, अगर आप टॉप का एंगल देखेंगे दिस वन, ये वाला,
ये वाला एंगल इसके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा, और ये वाला एंगल जो बड़ा वाला है ये इसका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा। तो यहाँ पर देखना आपको बड़ा एंगल कौन सा है, छोटा कौन सा है। तो बड़ा एंगल ये वाला है, तो इट मीन्स ये 60 डिग्री होगा, और छोटा वाला कौन सा है, ये है, इट मीन्स ये 45 डिग्री होगा। बस इजीली आपका क्वेश्चन इतना हो गया। नाउ इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम देखेंगे कि हाइट ऑफ टावर और ये सब चीज़ें कैसे निकालेंगे। देखो एक चीज़ देखना है आपको, ये आपका 20 होगा, अगर हाइट ऑफ द टावर 20 है तो ये भी 20 होगा। इससे ऊपर की हाइट हम h ले लेते हैं, ये हमारा h हो गया, ठीक है। दिस इज 45, ये हमने x ले लिया। तो अब हमको ट्राइंगल इसमें कंसीडर करने पड़ेंगे, उसके बिहाफ में हम वैल्यू काउंट कैलकुलेट करेंगे। PQR एक ट्राइंगल है, यहाँ से हम दो वैल्यू और ले रहे हैं, PQR, और यहाँ से हम ले रहे हैं ST। तो हमारा PQR एक ट्राइंगल बना, और एक ट्राइंगल और कौन सा बन रहा है, PST। अब दोनों ट्राइंगल के बेसिस पर हम देखेंगे। तो पहले मैं लिख रहा हूँ लेट द टोटल हाइट ऑफ द क्लिफ, ये आपको इस क्वेश्चन में तो लिखना ही पड़ेगा, ठीक है ना, टोटल हाइट ऑफ द क्लिफ, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसा है, इसमें प्रेजेंटेशन के साथ साथ आपका फॉर्मुलेशन और डायग्राम देखा जाएगा। अगर डायग्राम आपका सही नहीं है तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे इसमें। तो हाइट कितनी हो जाएगी, h+20, ठीक है, h+20 टोटल हाइट होगी। हाइट ऑफ द टावर इज गिवन, विच इज कितना, 20 मीटर, ये 20 मीटर आपको गिवन है। नाउ इन ट्राइंगल पहले आ जाते हैं PQR में ही क्यों जा रहे हैं हम, उसका एक रीजन है। यहाँ से हमको h और x का रिलेशन पता लगेगा, जो कि हम इसको निकालना चाहेंगे। देखो 10 45, ठीक है, इक्वल टू क्या होगा, tan थीटा होता क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो इस वाले ट्राइंगल में अगर आप देखोगे परपेंडिकुलर इज PQ एंड बेस इज RQ या QR इज द बेस। यहाँ पर tan 45 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1, PQ की वैल्यू कितनी है, h, इसकी वैल्यू है x, तो h इज इक्वल टू x या x इक्वल टू h, हमारा इक्वेशन नंबर 1 यहाँ से आ गया। नाउ हम मूव करेंगे सेकेंड वाले ट्राइंगल में। नाउ इन ट्राइंगल PST मतलब PST, ये बड़ा वाला ट्राइंगल, ठीक है। यहाँ पर हम 1060 लगेंगे, 1060 की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, PT अपॉन ST, PT किसके इक्वल है, PT अगर आप देखोगे तो टोटल हाइट जो है वो h+20 के बराबर है, और इसकी वैल्यू ST की वैल्यू x के बराबर है। 1060 हो जाएगा √3 और h+20 और x की वैल्यू h के इक्वल है, यहाँ फर्स्ट इक्वेशन से तो x की जगह h रख देते हैं। तो यहाँ से √3 × h हो जाएगा, √3h इक्वल टू h+20, तो √3h माइनस h इक्वल टू 20, यहाँ से h कॉमन ले लेंगे, तो आएगा √3 - 1 इक्वल टू 20, h की वैल्यू हो जाएगी 20 अपॉन √3 - 1। जब इस टाइप की सिचुएशन आपको बनेगी तो इसको आपने फर्दर क्या करना है, रेशनलाइज करना है। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, a + b a - b, तो नीचे जो वैल्यू बनेगी a² - b², तो a² क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर है 3, माइनस b² कितना हुआ, -1, और ऊपर वैल्यू कितनी आएगी 20 √3 + 1, तो नीचे वैल्यू बनेगी 2, तो 3 - 1 हो जाएगा 2, और 2 से वैल्यू कैंसिल जाएगी 10, तो आंसर हमारा जो फाइनल होगा वो होगा 10 √3 + 1। इसको आप एज इट इज ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो पहला हमारे पास वैल्यू आ गया जो कि h की वैल्यू है। अब सेकेंड हमको क्या निकालना है, निकालना है x, h इक्वल टू x है, तो जितना हमारे पास h होगा, h क्या है, क्लिफ, तो h हमारे पास क्लिफ है, तो टोटल हाइट ऑफ द अगर क्लिफ आपको निकालना है तो टोटल हाइट ऑफ द क्लिफ क्या निकलेगा, उसको देखते हैं। टोटल हाइट ऑफ क्लिफ होगा h+20, ठीक है। h की वैल्यू कितनी है, 10 √3 + 10 + 20, तो यहाँ से आ जाएगा 30 + 10 √3 मीटर, ठीक है। अब हम यहाँ पे निकालेंगे डिस्टेंस बिटवीन, सेकेंड जो क्वेश्चन है वो है डिस्टेंस बिटवीन टावर एंड क्लिफ, डिस्टेंस बिटवीन टावर, फुट ऑफ द टावर एंड क्लिफ, तो वो कितना है, x है, और x की वैल्यू कितनी है, h के बराबर है, ये x है और x किसके बराबर है, h, तो ये हमारा हो जाएगा 10 √3 + 1 के बराबर। तो इस तरह से हमारे दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो गए, फर्स्ट ये था और सेकंड क्वेश्चन हमारे पास ये था। तो दोनों क्वेश्चन का आंसर आपको क्लियर हो गया होगा, साथ में आपको एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ इलिवेशन क्या होता है वो चीज़ आपको क्लियर हो गई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम स्टार्ट करने जाने वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक
और साथ में इसके क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेंगे, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन इसके ज़्यादा भी आ सकते हैं, एक से ज़्यादा भी क्वेश्चन हो सकता है। इस क्वेश्चन में हमको कुछ चीज़ें गिवन है, ए सी इक्वल टू बी डी, ए सी और ये बी डी, ठीक है ना। ए बी इज़ द डायमीटर, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, ए बी इज़ द डायमीटर, ए बी इसका डायमीटर है सर्कल का। ओ इज़ द सेंटर, वो भी आप गिवन में लिख सकते हैं। गिवन में आपको जितनी ज़्यादा चीज़ें लिखी हैं, लिखी हुई दिखेंगी, उतना अच्छा है आपके लिए, उतना प्रेजेंटेशन आपका अच्छा रहेगा। क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे, अगर ए बी इज़ द डायमीटर है, ओ इज़ द सेंटर है, इट मीन्स ए ओ इज़ रेडियस, ओ बी इज़ रेडियस, ओ सी इज़ रेडियस, ओ सी भी रेडियस होगा, यहाँ से सेंटर से यहाँ सर्कमफेरेंस पे जा रहा है ओ सी से, तो मतलब सेंटर से जितनी भी लाइन जाएंगी वो सारी रेडियस ऑफ द सर्कल होंगे। दिस इज क्लियर, ये क्लियर हो गया होगा। नाउ एक ही एंगल हमको गिवन है, वो है एंगल ए ओ सी, ए ओ सी 72 डिग्री आपको दिख रहा होगा। इसी एंगल के हेल्प से हमको ये 3 एंगल फाइंड आउट करने, बहुत ईजी क्वेश्चन है, बट कुछ प्रॉपर्टी पर आपको ध्यान देना है। फर्स्ट, अगर किसी भी सर्कल का डायमीटर आपको पता है और वहाँ से ये डायमीटर है और इसके किसी भी पार्ट में अगर ट्रायंगल बन रहा है, तो ये वाला जो एंगल बनेगा ये 90 बनेगा। अब आपको यहाँ पे देखना है कि कितने 90 डिग्री बन रहे हैं। अगर आप यहाँ देखेंगे, ये डायमीटर है, यहाँ से एक ट्रायंगल बन रहा है ए सी बी या ए बी सी, और दूसरा ट्रायंगल बन रहा है ए बी डी, तो ये वाला एंगल ये आपका 90 है और ये वाला एंगल भी आपका 90 डिग्री है, ठीक है। ये आपको क्लियर होना चाहिए, ये भी 90 है और ये भी 90 है। ये है प्रॉपर्टी सर्कल की। जब भी कोई आर्क सेंटर से पास होती है, जब भी कोई कॉर्ड सेंटर से पास होती है, तो वो डायमीटर ऑफ द सर्कल होती है और वो अपना एंगल क्या बनाएगी, हाफ ऑफ द एंगल विच इज़ मेड बाय द कॉर्ड एट द सेंटर। ये 180 है, 180 का हाफ कितना हो गया, 90 डिग्री। तो ये प्रॉपर्टी फॉलो करती है कि अगर कोई भी कॉर्ड सेंटर पे जितना भी एंगल बना रही है, तो उसका हाफ एंगल वो कहाँ बनाएगी, सर्कमफेरेंस पे। जैसे मान लो हम ये वाला एंगल ले लेते हैं, ये कॉर्ड है, ये कॉर्ड है, अभी इसको भी हम यूज करेंगे यहाँ पे, ये कॉर्ड है, ये वाला एंगल यहाँ पे जो भी होगा इसका हाफ ये एंगल होगा। अब हमको इसको यूज करना है। आप देखो यहाँ पे ए ओ सी हमको दे रखा है 72 डिग्री, दिस वन। अगर हम कॉर्ड ए सी को लें, तो ए सी एक एंगल और बना रही है और वो एंगल है ए बी सी, ए बी सी। तो ये वाला एंगल जो होगा ये 36 होगा, ये 72 का हाफ होगा। ये कुछ प्रॉपर्टी है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम कर लेते हैं। फर्स्ट हमको एंगल ए बी सी फाइंड आउट करना है। एंगल ए बी सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल ए ओ सी, ठीक है ना। क्यों लिख रहे हैं, यहाँ देखो एंगल जो कॉर्ड है, जो सेगमेंट है, जो आर्क है, ये वाली ये छोटा सा आर्क है ए सी, ये 2 एंगल बना रहा है, एक सेंटर पे एक सर्कमफेरेंस पे, ठीक है ना। जब भी सर्कमफेरेंस पे कोई भी एंगल बनता है तो हम लिखेंगे एंगल एट द सर्कमफेरेंस इज हाफ ऑफ एंगल एट द सेंटर। क्लियर हो गया आपको ये चीज़, एंगल एट द सेंटर बाय एनी आर्क या एनी कॉर्ड। इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंगल एट द सर्कमफेरेंस में एंगल बना, ये सर्कमफेरेंस है सर्कल का, यहाँ पे जो भी एंगल बना ये इसका सेंटर का हाफ होगा। क्लियर, ये मैंने आपको बता दिया। ऐसी कंडीशन यहाँ पे भी आ सकती है, जैसे मान लो हमने एक आर्क ली और यहाँ से सेंटर पे एंगल बना और यहाँ से हमने इसको ऊपर ले लिया, तो इसका हाफ ये वाला एंगल होगा। मान लो ये 100 है तो ये 50 डिग्री होगा। आई थिंक आपको ये चीज़, ये कॉन्सेप्ट इजीली क्लियर हो गया होगा। तो एंगल एबीसी निकल गया हमारे पास। एंगल एबीसी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एंगल एबीसी इज इक्वल टू हाफ ऑफ 72, इट मीन्स ये आ जाएगा 36 डिग्री। तो पहला क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। नाउ सेकंड वन, सेकंड में आ जाते हैं। हमको एंगल बी ए डी निकालना है, बी ए डी, एक्चुअली ये है बी ए डी एंगल। इसके लिए आपको अगर ध्यान देना है तो ये वाला एंगल भी आपको पता होना चाहिए, ये वाला एंगल भी पता होना चाहिए, तभी आप बी ए डी निकाल पाओगे, क्योंकि बी ए डी इस ट्रायंगल में है, ए बी डी ट्रायंगल में। तो अगर इस एंगल को आपको फाइंड आउट करना है तो आपको ये वाला एंगल कंप्लीट पता होना चाहिए, बट ये एंगल तो आपको पता ही नहीं है। अब दूसरा, अगर तीसरा एंगल देखो आप, ए बी डी है, तो ए बी डी ये पूरा एंगल है, और जो दूसरा क्वेश्चन है वो बी ए डी। मतलब बात इस ट्रायंगल के 2 एंगल की हो रही है, जिसमें हमको एक 90 डिग्री पता है और एक एंगल हमको ये वाला निकालना है बी ए डी, और एक एंगल हमको ये पूरा निकालना है जो कि ए बी डी है। तो इन दोनों ट्रायंगल के एंगल को अब हम कैसे निकालेंगे उसको देखते हैं। ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, तीनों चीज़ें आपको क्लियर होंगी। तो अगर हम इस ट्रायंगल को देखें तो ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ए ओ सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, यस और नो।
AOC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। इट मीन्स ये 72 है तो बाकी के दोनों एंगल बराबर होंगे। यस और नो, बाकी के दोनों एंगल बराबर होंगे। तो क्या ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हमारी हेल्प कर पाएगा नहीं कर पाएगा, एक तो हमको ये चीज़ देखनी है। दूसरा आपको एक चीज़ ध्यान देनी है कि क्वेश्चन में एक और इंपॉर्टेंट चीज़ गिवन है, AC = BD। इसका भी तो कुछ यूज होगा ना, ये गिवन है AC = BD। अगर किसी भी सर्कल की दो कॉर्ड या दो आर्क इक्वल हो जाएं तो जितने भी एंगल बनाएंगे सर्कल में सारे इक्वल बनाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ, देखो देखते हैं। पहले आर्क हमारे पास ये है और दूसरे आर्क हमारे पास ये है। पहली आर्क अगर सर्कल के सरकमफेरेंस पे कोई भी एंगल बनाए, ये बनाएगी। और मान लो इसने इस आर्क ने ये वाला एंगल बनाया तो ये दोनों एंगल सेम होंगे। BD और AC दोनों इक्वल हैं। तो यहाँ से देखो A, B और C की वैल्यू जो कि हम पहले ही निकाल चुके हैं, ABC 36 डिग्री है, वही BAD की वैल्यू भी होगी क्योंकि दोनों सेम आर्क पे एंगल बन रहे हैं। सेम आर्क रहने वाला क्योंकि दोनों की लेंथ सेम है। मतलब ये कंडीशन इस टाइप की है, एक आर्क ये है फर्स्ट, ये कोई भी एंगल बना रही है सर्कमफेरेंस पे, और एक आर्क सेकंड ये है, ये कोई भी एंगल बना रही है, तो ये दोनों एंगल सेम होंगे हमेशा। क्यों? क्योंकि इनका दोनों का सेम बेस है। बेस के साथ इनका वर्टेक्स भी एक ही पॉइंट पे जा रहा है, कहाँ पे? सर्कमफेरेंस में, इसलिए दोनों एंगल इक्वल होंगे। सो दिस वन इज इक्वल। सो इट मीन्स एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल ABC। तो हम लिखेंगे एंगल फॉर्म्ड बाय इक्वल आर्क ऑफ द सेम सर्कल। ठीक है ना, ये रीजन कुछ आपको लिखने होते हैं, इनको अगर आप नहीं लिखेंगे फिर आपको क्वेश्चन गलत होने के चांसेस ज़्यादा हैं। ऑफ द सेम सर्कल, तो अगर दो आर्क सेम एंगल बनाते हैं सर्कमफेरेंस पे तो दोनों एंगल इक्वल होंगे। इट मीन्स एंगल BAD की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 36 डिग्री। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन में आ जाते हैं। थर्ड क्वेश्चन है ABD। अब क्वेश्चन बड़ा आसान है। थर्ड क्वेश्चन ABD है तो इन ट्रायंगल ABD में चले जाते हैं। ABD में आप देखेंगे एंगल BAD प्लस एंगल ADB प्लस एंगल ABD इज इक्वल टू 180, सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। BAD की वैल्यू 36, ADB की वैल्यू 90 एंड ABD हमको निकालना है। तो यहाँ से ABD निकल के आ जाएगा। तो ABD की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ABD की वैल्यू 180 में से इन दोनों का सम को माइनस कर देंगे तो एंगल ABD की वैल्यू हो जाएगी 54 डिग्री। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ एक दो क्वेश्चन और आ सकते हैं इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें दो क्वेश्चन और बन सकते हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, एक दो क्वेश्चन और एक्स्ट्रा इसमें बन सकते हैं। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें एक दो और एक्स्ट्रा क्वेश्चन बन सकते हैं, जो कि मैंने भी आपको बताया था। आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो इसका मतलब आपको ये भी पूछा जा सकता है एंगल AOC कितना होगा, सॉरी एंगल ACO कितना होगा। ACO कितना होगा? देखो अगर आप यहाँ देखेंगे 72 डिग्री है, 72 डिग्री ये आ गया, इसके दोनों बेस एंगल इक्वल होंगे। मैं ट्रायंगल यहाँ पर बना के दिखाता हूँ आपको, दिस वन। ओके, ओ पे एंगल हमको दे रखा है 72। अगर ये 72 है और ये दोनों रेडियस ऑफ द सर्कल हैं, इट मीन्स दोनों आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाएंगे। तो ये वाला एंगल जो होगा और ये वाला एंगल, लेट अस सपोज हम x और x ले लेते हैं दोनों को, तो 72 प्लस x इक्वल टू 180 हो जाएगा। यहाँ से दोनों का सम आएगा, 2x इक्वल टू आएगा 108 और x की वैल्यू हो जाएगी 54 डिग्री। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि इस क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। ठीक है ना, साथ में आपको ध्यान रखना है कि ये वाला एंगल जो होगा ये भी इतना ही होगा। एक क्वेश्चन और बच रखा है जो कि इसमें इंपॉर्टेंट है, वो है OCB। एंगल OCB भी पूछा जा सकता है आपसे, एंगल OCB जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंगल होगा इस क्वेश्चन का। देखो कैसे OCB आप देखेंगे तो OCB एंगल ये वाला है, OCB। ठीक है, OCB एंगल ये है, ये 72 दिया हुआ है। एंगल 72 प्लस दिस एंगल, ये लीनियर पेयर बना रहे हैं। ठीक है ना, देखो हम यहाँ पे बना के देखते हैं कैसे ये दो तीनों एंगल बन रहे हैं। OC और B ये है और यहाँ पे हमारे पास A है। दिस वन इज गिवन है 72 अगर ये है तो ये 108 होगा और ये हमारे पास निकल के आया है अभी कितना, 36 डिग्री। 36 डिग्री ये निकल के आया, तो यहाँ से आप देख सकते हैं इजीली 36 प्लस 8 इसको ऐड करेंगे तो 144 आएगा। 144 मीन्स ये एंगल भी कितना हो जाएगा, 36 डिग्री। अब दूसरा तरीका इस क्वेश्चन को करने का, देखो एक तरीका तो मैंने आपको ये बता दिया कि तीनों का एंगल का सम निकाल के ये कर सकते हैं। दूसरा तरीका इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या है, बहुत ही इजी तरीका है। देखो आर
तो ये दोनों क्या बनेंगे, ये भी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। कौन सा, ओबीसी जो है वो भी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इसमें 5-6 क्वेश्चन क्या क्या मैंने बताया सारे आपको समझ में आ गए होंगे। ये आप अगर आप देखेंगे ओबी भी एक रेडियस है, ओसी भी एक रेडियस है, तो रेडियस रेडियस मिलके क्या बनाएंगे, आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो जितना ये होगा 36 उतना ही ये भी होगा 36। और दूसरा तरीका मैंने क्या बताया, अगर ये 72 है तो ये 108 होगा लीनियर पेयर, तो बाकी के दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इक्वल होंगे तो एक्स एक्स उसमें डिवाइड हो जाएगा, तो दो पार्ट में 36 आंसर इसका आ जाएगा। तो नेक्स्ट एक और क्वेश्चन हम सर्कल पर करने वाले हैं। सर्कल का क्वेश्चन थोड़ा सा आपको टफ लगता है, इसलिए कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सर्कल पे कर सके, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन में गिवन जो है उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे टी पे एंड टी क्यू आर टेंजेंट्स। टी से पी पे जो लाइन जा रही है वो टेंजेंट टू द सर्कल है, इट मीन्स ये यहाँ पे पॉइंट पे मिल रही है, तो ये सी हो जाएगा। और ये ए पॉइंट से पास हो रही है, जो टी पी टेंजेंट है वो पॉइंट ए से पास होके जा रही है, ठीक है। यहाँ पे आगे हमको गिवन है बी सी क्यू इक्वल टू 55, बी सी क्यू मतलब ये वाला एंगल 55 है, ठीक है। एंड सेकेंड इसके तो नाम में ही अलग ही जलवा है, बी ए पी जो एंगल है वो 60 डिग्री है, ठीक है। ये दो एंगल हमको गिवन है। नाउ द क्वेश्चन इज, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ओ बी ए एंड ओ बी सी निकालो। ओ बी ए देखते हैं, ओ बी ए कौन सा एंगल है, ओ बी ए ये वाला एंगल है, ओ बी ए नहीं ये नहीं है, ओ बी ए ये वाला एंगल है। और सेकेंड हमारा कौन सा है, ओ बी सी, हाँ ठीक है, ओ बी सी ये वाला एंगल निकालो दोनों। अगर आप देखोगे तो ये वाला एंगल इस ट्रायंगल में है, ये वाला एंगल इस ट्रायंगल में है, ठीक है ना। ये हमारी रेडियस है, ये रेडियस है और ये भी रेडियस है, तीन रेडियस हमको दिए हुए, रेडियस रेडियस एंड रेडियस। तो कैसे इस एंगल को फाइंड आउट करेंगे बी सी क्यू के हेल्प से। तो एक चीज़ आपको प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए कि जब भी कोई टेंजेंट किसी भी सर्कल पे पॉइंट पे मीट करता है, तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से जब कोई भी लाइन सेंटर पॉइंट से मीट करती है तो वो 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए आगे जाती है, ठीक है। अगर आपको ये चीज़ क्लियर है ना तो ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं है फिर आगे। ऐसी सिमिलरली यहाँ पे देखें, कोई भी टेंजेंट हो, अगर ये सेंटर से आप इसको मीट कराओगे तो ये 90 डिग्री के दो एंगल बनाएगी, 180 डिग्री बनाएगा टोटल। और 90 पे हमारे पास हमेशा ये परपेंडिकुलर लाइन होगी, कौन सी, ओ से एक परपेंडिकुलर होगी, कहाँ पे, बी टू सी पे। मान लो ये बी टू सी है और ओ ए इज परपेंडिकुलर टू बी सी। ये क्लियर हो गया। अगर ये चीज़ क्लियर हो गया तो आपको एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए यहाँ पे, ओ सी इज परपेंडिकुलर टू क्यू टी, यस और नो। तो हम लिख रहे हैं यहाँ पे ओ सी इज परपेंडिकुलर टू क्यू टी, एंड एक चीज़ और लिखेंगे ओ सी, और यहाँ पे लिखेंगे ओ ए इज परपेंडिकुलर टू टी पी, टी पी या टी क्यू लिख लेते हैं इसको, ठीक है। ये दो टेंजेंट है। अब बहुत आसान हो गया क्वेश्चन। क्वेश्चन कैसे आसान हुआ देखो, बी सी ओ की वैल्यू हम इजीली निकाल पाएंगे, क्योंकि अब ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बन गया है। कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, जब दो एंगल का सम 90 डिग्री होता है तो देखो दिस वन प्लस दिस वन इज इक्वल टू 90। सिमिलरली यहाँ पे 60 प्लस ये दोनों 90 होंगे, तो ये कितना हो जाएगा 30, और ये कितना हो जाएगा, ये तो हमको 55 दिया था, तो 55 दिया था तो 35 हो जाएगा, 60 दिया था तो ये 30 हो जाएगा। बहुत ही आसानी से हमने दोनों क्वेश्चन निकाल दिए। बट अभी भी हमारा जो क्वेश्चन पूछा है वो हमने नहीं निकाला है, ठीक है। तो पहले हम निकालते हैं एंगल बी सी ओ। देखो एंगल बी सी ओ प्लस एंगल बी सी क्यू इज इक्वल टू 90, ठीक है। बी सी क्यू की वैल्यू गिवन है 55 है, तो यहाँ से 90 है, तो ये बी सी क्यू की वैल्यू निकल जाएगी। कितने आएगी बी सी ओ की वैल्यू, बी सी ओ हो जाएगा 90 माइनस 55, 35 डिग्री आ गई। नाउ इसके बेसिस पे आप देखते हैं, इसके बेसिस पे क्या करेंगे, एंगल बी सी ओ हमने लिया था पहले, बी सी ओ, या आप लेंगे हम बी ए ओ, ठीक है, बी ए ओ प्लस एंगल बी ए पी, ठीक है ना, एंगल बी ए पी बाप एंगल है, ओ यहाँ से निकालेंगे 90, तो ये कौन सा है 60 डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। यहाँ से कितना हो जाएगा 30 निकल जाएगा। तो दोनों चीज़ आपको क्लियर हो गई। बहुत ही आसान था, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तब। 90 में से 60 माइनस कर देंगे 30 आ जाएगा, क्लियर। अभी हमारा रिक्वायर्ड एंगल नहीं निकला, हमने ओ बी ए निकालना है। अब एक चीज़ देखो, ये रेडियस तो आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये रेडियस तो ये भी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल का अगर आप इसको देखेंगे तो ये बेस एंगल है, जितना एंगल होगा उतना ये भी होगा, यस और नो। जितना एंगल ये होगा उतना ही ये भी होगा, जितना एंगल ये है थर्ड वाला उतना एंगल ये हमारा थर्ड भी होगा, यस और नो। ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए कि ये दोनों ट्रायंगल भी आइसोसेलेस हैं,
दोनों ट्रायंगल, तो दोनों एंगल इसके आपस में इक्वल होंगे और इसके आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, ये चाहे आप लिखो या नहीं लिखो, बस आपको ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि जब भी आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेगा उसके बेस एंगल इक्वल होते हैं। नाउ क्या लिखेंगे हम, एंगल जो हमको रिक्वायर्ड है ओ बी ए, तो ओ बी ए हमको निकालना है और सेकेंड हमको यहाँ पे क्या निकालना है, ओ बी सी। तो एंगल ओ बी सी इज इक्वल टू एंगल बी सी ओ। ठीक है ना, क्या लिखेंगे रीजन, रीजन क्या लिखेंगे, ओ बी सी की वैल्यू तो आ जाएगी हमारे पास 35 डिग्री, रीजन बेस एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये आपको खुद लिखना है। ठीक है, बेस एंगल ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, यहाँ पर हमको निकालना है कौन सा एंगल, ओ बी ए। तो ओ बी ए किसके इक्वल हो जाएगा, बी ए ओ के इक्वल हो जाएगा, कितना होगा 30 डिग्री, यहाँ से हमारे पास ये एंगल निकल गया 30 डिग्री। रीजन क्या लिखोगे, बेस एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, तो ये चीज़ आपको क्लियर होगी, इसको भी हमने निकाल दिया, इसको भी निकाल दिया। अब हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हमारे पास एओसी निकालो, एंगल एओसी निकालो। देखते हैं एंगल एओसी, पहले एओसी है कौन सा एंगल, एओसी, एओसी। बट एओसी के लिए हमको कुछ पता तो है नहीं, बट दो चीज़ें हमने अभी निकाली हैं, कौन कौन सी, एक तो इस ट्रायंगल में और दूसरा इस ट्रायंगल में। अगर आप इन दोनों एंगल को देखोगे, ये हमने निकाला 35, ये हमने 35 निकाला, तो दोनों का सम जो करेंगे टोटल 180 से अगर इसको माइनस करेंगे तो ये एंगल निकल जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे देखो अब ये 30 है, ये 30 है, तो टोटल 180 में से अगर माइनस करेंगे तो बी ओ ए भी निकल जाएगा। क्लियर हो गया, पहले हम इन दोनों एंगल को निकालते हैं। एंगल बी ओ सी, देखते रहना, एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 180 माइनस 35, या सुनो दो बार आएगा, क्योंकि 180 अगर हम बी ओ सी निकाल रहे हैं तो 180 में से इन दोनों को माइनस करना पड़ेगा, और दोनों इक्वल हैं, कितना है 35 है, कितना हो गया टोटल 70। तो यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा कितना 110 डिग्री। क्लियर हो गया आपको ये चीज़, बी ओ सी हमारा निकल गया। नाउ अब हम सेकेंड में देखेंगे। सिमिलरली अगर आप इसको इसी तरीके से सॉल्व करेंगे ना, तो आपका ये क्वेश्चन ईजी भी होगा और साथ में आपको पता लगेगा क्या क्या हम सिमिलर टाइप की जो भी चीज़ें हम सॉल्व कर रहे हैं वो भी आपके निकलते रहेंगे। अब आप सेकेंड वाला देखो, बी ओ ए या ए ओ बी। तो एंगल अगर बी ओ ए या ए ओ बी आप निकालोगे, ए ओ बी या बी ओ ए निकालोगे, तो यहाँ देखो 30, तो 180 में से 60 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा 120 डिग्री निकल जाएगा। ठीक है, बी ओ ए निकल गया। इस एंगल को क्या बोलेंगे, ए ओ सी को, एंगल ए ओ सी को क्या बोलेंगे, ए ओ सी एंगल क्या है, ए ओ सी अगर आप देखोगे टोटल कितना एंगल है, किसी भी पॉइंट के अराउंड टोटल एंगल का सम कितना होता है 360 के इक्वल, जिसमें से ये एंगल हमको 110 गिवन है। ठीक है, ये एंगल हमने 120 निकाल लिया है, और ये एंगल हमारा ए ओ सी है। ठीक है, ए ओ सी, बेहोसी नहीं, ए ओ सी। तो हमने अगर एंगल ए ओ सी निकालना है तो ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी, सब बेहोशी वाली ही चीज़ें आ रही हैं इसमें, थर्ड एंगल बी ओ ए कितना हो जाएगा 360। ए ओ सी प्लस बी ओ सी प्लस बी ओ ए 360, ये 120 है, ये बी ओ सी 110 है, ए ओ सी हमारा निकल जाएगा, कितना निकलेगा 360 में से इसको माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा 130 डिग्री। एंगल ए ओ सी की वैल्यू हो जाएगी 130 डिग्री। आसान है, क्वेश्चन आसान है। एक क्वेश्चन और निकालना है, ए टी सी एंगल हमको निकालना है। इसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन है उसमें हमने निकालना है ए टी सी। देखो इस क्वेश्चन में ना जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं सारे डिस्कस करेंगे हम, जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं इस वाले पार्ट में। ठीक है, थर्ड ए टी सी निकालना है, एंगल ए टी सी। अगर आप देखोगे ए टी सी ओ, ए टी सी ओ इज अ क्वाड्रिलेटरल, और किसी भी क्वाड्रिलेटरल के एंगल का सम कितना होता है, कितना होता है 360 के इक्वल। तो यहाँ से देखो ए टी सी, देखते रहना, ए टी सी प्लस टी ए ओ प्लस ए ओ सी प्लस टी सी ओ या ओ सी टी इक्वल टू कितना होगा 360 के इक्वल। एक तरीका तो ये है, दूसरा तरीका भी बताऊंगा अभी कैसे करेंगे। टी ए ओ कभी 90 से अलग हो ही नहीं सकता,
COT या OCT ये भी कभी 90 से अलग नहीं हो सकता। ठीक है, बचा ये वाला, ये एंगल हमने भी निकाला है कितना 130 है। और लास्ट हमारे पास क्या बच गया, जो एंगल हमने निकाला ATC, ये आ गया। तो ATC की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से, ATC हम 360 में से माइनस कर देंगे इन तीनों का सम आएगा 18 + 30 31। तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास कितनी 50 डिग्री। एक तरीका तो हो गया, एक और आसान सा तरीका बताता हूँ इसको निकालने का। देखो अगर ये दो एंगल फिक्स है ना, दिस वन इज 90, ठीक है, और ये भी 90 फिक्स है। अगर ये 90 फिक्स है, ये तो चेंज होंगे नहीं, अगर टेंजेंट है तो चेंज हो नहीं सकते हैं। तो इसका मतलब दिस वन प्लस दिस वन, इसका सम कितना होगा 180 डिग्री का इक्वल होगा। तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, कैसे, एंगल AOC प्लस एंगल ATC कितना होगा 180 के इक्वल। इन दोनों का सम भी तो 180 होगा ना। दिस वन प्लस दिस वन, टोटल तो 360 होता है, ये 90 है, ये 90 है, ये तो 90 होने ही है, फिक्स है। दिस वन प्लस दिस वन, ये क्या होगा 180 के इक्वल होगा। अब AOC हमको कितना पता है 130, तो ATC कितना हो जाएगा 180 - 130, आंसर आ जाएगा 50। तो दोनों में से कोई भी चीज़ करो, लेकिन कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है तो फिर कोई भी चीज़ें आप करो उसमें टाइम नहीं लगता है। टाइम किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको तब लगेगा जब वो क्वेश्चन आपको आता नहीं है। जो क्वेश्चन आपको आता है आप उसमें कितना भी लिखो, आपके हाथ चलते रहेंगे और वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा लास्ट में, ठीक है ना। तो ये इस क्वेश्चन का पूरा कैसे बाइफर्केट मैंने किया अलग अलग पार्ट में, वो आपको देखना है, और कैसे मैंने प्रेजेंट कर रखा है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है जो आपको सीखनी है मुझसे। कॉन्सेप्ट के साथ साथ ये भी सीखो कि किसी भी क्वेश्चन के आंसर को प्रेजेंट कैसे करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा AP का क्वेश्चन है एक, जिसमें हमको 6 टर्म गिवन है, 6 टर्म ऑफ एन AP। तो 6 टर्म ऑफ एन AP क्या होता है 6 टर्म, A6 हमको गिवन है 4 टाइम्स फर्स्ट टर्म, और फर्स्ट टर्म हमको पता है, फर्स्ट टर्म क्या होता है, फर्स्ट टर्म है A। तो बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। A6 मतलब क्या होता है A + 5D इज इक्वल टू 4 टाइम्स A। तो ये हमको पहला रिलेशन गिवन है, यहाँ से 4A - A इक्वल टू 5D, 3A इक्वल टू 5D के इक्वल आ जाएगा। नाउ एक चीज़ और गिवन है हमको इस क्वेश्चन में, वो है S6 मतलब क्या होता है, सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स मतलब पहली 6 टर्म्स का सम। A1 A2 A3 A4 A5 A6 का जब ऐड करेंगे तब कितना आएगा 75 के इक्वल आएगा। इसका मतलब होता है ये। S6 का फॉर्मूला क्या होगा, अगर मान लो हमने Sn का फॉर्मूला लिखना, Sn इक्वल टू क्या होता है n/2 2A प्लस n - 1 इंटू डी, 2A प्लस n - 1 इंटू डी, यही फॉर्मूला होता है। तो यहाँ Sn की जगह हम S6 वैल्यू पुट करेंगे, और x6 की वैल्यू कितनी है 75। जब हम n की वैल्यू पुट करेंगे 6, तो यहाँ पे n 6 हो जाएगा, तो 6/2 और 2A, तो 2A को एज इट इज रहने देते हैं, प्लस n - 1, n इज 6, 6 - 1 5 हो जाएगा, और d की वैल्यू है 3/5। अब आपको एक चीज़ देखनी होगी कि पूरी इक्वेशन अब देखोगे तो A की फॉर्म में आ गई है, A सिर्फ A ही इस इक्वेशन में अननोन है। इससे इसको डिवाइड करते हैं 3 आएगा, 75 को 3 से कैंसिल आउट करेंगे तो 75/3 हो जाएगा 25। ठीक है, अब यहाँ सॉल्व करेंगे 2A प्लस 6 - 1 आएगा 5 इंटू 3A, 3A/5, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 2A प्लस 3A, तो यह आ जाएगा 5A इक्वल टू 25, A की वैल्यू आ जाएगी 25 डिवाइडेड बाई 5, तो आंसर आ जाएगा 5। अब एक चीज़ देखो कि कितना सिंपल सा चीज़ हो गई है कि हमको S6 दिया था, हमको एक रिलेशन दिया होता। इस टाइप का क्वेश्चन आपको 100% मिलेगा, जहाँ पर आपको ये रिलेशन फाइंड आउट करके फर्दर कुछ स्टेटमेंट दिया होगा और उसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। पहले आपको ये रिलेशन डेवलप करना पड़ेगा A और D में, उसके बाद आपको कुछ ना कुछ दिया रहेगा और ये क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है ना, A की वैल्यू हमने निकाल दी। अब यहाँ पे आपसे कुछ भी पूछ सकता है, आगे सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स भी पूछ सकता है, या A4 भी पूछ सकता है। A4 क्या हो जाएगा, A4 की अगर वैल्यू निकालोगे तो A + 3D होता है। यहाँ पर से आपने A तो निकाल लिया, तो D की वैल्यू कितनी है, D की वैल्यू 3A/5, 3A/5 का मतलब हुआ 3 इंटू 5/5, तो 3 इंटू 5/5, 5 से 5 कैंसिल, तो D की वैल्यू कितनी आ गई 3। अगर आपके पास D आ गया है तो D आ गया तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है इस क्वेश्चन में, क्योंकि आप किसी की वैल्यू भी निकाल सकते हो इसमें। 5 + 3 इंटू 3, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 3 9, 9 + 4 ये हो जाएगा 14। A4 की वैल्यू आ जाएगी 14। अगर A5 पूछा है तो कितना हो जाएगा 14 + 3 हो जाएगा, तो 17 आ जाएगा। इस तरह से हम पूरी AP को निकाल सकते हैं सिर्फ इसके हेल्प से। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है रिलेशंस,
ये रिलेशन का यूज़ करके आपको एसएन में पुट करके फिर वैल्यू निकालनी होती है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अगेन सर्कल पे है। सर्कल पे क्वेश्चन हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा करें सर्कल और ट्रायंगल में, जिससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। इस क्वेश्चन में हमको क्या गिवन है, कॉर्ड दी हुई है ए बी एंड सी डी इज ऑल्सो कॉर्ड। ए डी और बी सी जो है बाइसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट ओ पे। ए बी भी एक टाइप की कॉर्ड है, सी डी भी एक कॉर्ड है, ये दोनों भी एक कॉर्ड हैं, दोनों आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं ओ पे। तो फर्स्ट हमको क्वेश्चन दिया हुआ है, पहले हम कॉर्ड की लेंथ लिख लेते हैं जो जो हमको गिवन है। तो आपको यहाँ पे लिखना होगा, ठीक है, गिवन दैट ए बी इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। सेकेंड ए ओ इज गिवन एज 7.5 सेंटीमीटर एंड थर्ड वन इज ओ सी इज गिवन एज 5 सेंटीमीटर। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन, यू हैव टू प्रूव दैट ट्राइंगल पी ओ ए बी is not it OAB सिमिलर टू ट्राइंगल OCD। इन दोनों को हमको सिमिलर करना है। देखो सिमिलरिटी का अगर क्राइटेरिया आप देखेंगे ना, तो डबल इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया, जिससे आपके 100% एक क्वेश्चन तो आपका आता ही है, डबल एक क्राइटेरिया। और बहुत आसान भी होता है, सिंपल सा। देखो पहला, एक ट्राइंगल में इस ट्राइंगल को और इस ट्राइंगल को अगर आप कंपेयर करेंगे तो पहला क्राइटेरिया तो आपको, पहला एंगल तो आपको ये दिख जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। बट दिस इज नॉट द सफिशिएंट सिचुएशन सो दैट हम डबल ए से इसको सिमिलर प्रूव कर लें, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको प्रूव करने के लिए हमको एक काम और करना पड़ेगा, ज्वाइन करना पड़ेगा। हम ज्वाइन करेंगे ए सी को। जैसे हम ए सी को ज्वाइन करेंगे, ए सी विल बी द कॉर्ड ऑफ दिस सर्कल, अनदर कॉर्ड, ठीक है। अभी मैंने एक क्वेश्चन आपके पास डिस्कस किया था कि जब भी किसी सर्कल में या तो सेम कॉर्ड पे या तो दो अलग अलग कॉर्ड पे जो कि सेम लेंथ की हैं, वो कोई भी अगर सरकमफेरेंस पे एंगल बनाएंगे लाइक दिस वन या दिस वन, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। बट यहाँ पे सिचुएशन क्या है, एक कॉर्ड से दो एंगल बन रहे हैं, तो एक कॉर्ड से दो एंगल बनेंगे तो ये भी हमेशा इक्वल होते हैं। इट मीन्स दिस वन इज इक्वल टू दिस। क्लियर हो गया आपको ये चीज़। अगर ए सी इज द कॉमन कॉर्ड फॉर ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए डी सी, देन दिस वन इज इक्वल टू दिस। क्लियर। join AC so that angle ABC is equal to angle ADC। तो यहाँ पे हम क्या रीजन लिखेंगे, एंगल इन द सेम कॉर्ड, एंगल इन द सेम कॉर्ड ऑफ द सर्कल। या रीजन और भी क्या लिख सकते हो आप, एंगल फॉर्म्ड बाय द सेम कॉर्ड एट द सर्कमफेरेंस। क्लियर हो गया आपको ये चीज़, एंगल इन द सेम कॉर्ड, तो सेम कॉर्ड में दोनों एंगल। एक काम और कर सकते हैं आप, अगर मान लो आपके पास ये प्रूव नहीं हो पा रहा या इस टाइप की सिचुएशन आपको नहीं मिल पा रही, तो इसको ज्वाइन कर लो BD को। जब आप BD ज्वाइन करेंगे तो BD के लिए अगेन दिस वन, ये छोटा वाला एंगल और इसके लिए ये वाला एंगल दोनों इक्वल हो जाएंगे। कौन सा, देखो अगर आप BD ज्वाइन करते हैं, ये BD हमने ज्वाइन कर लिया, अब आप देखेंगे इस ट्रायंगल में, सो दिस एंगल इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखो ये वाला, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल हो, तो ये दोनों एंगल इक्वल हो जाए। यहाँ पे तो तीनों एंगल इक्वल है, तो ट्रिपल ए से भी है, ये चीज़ें क्लियर हो रही है। बट डबल ए से मतलब हमको दोनों चीज़ें ज्वाइन ना करने से भी ये चीज़ इक्वल इजीली प्रूव हो जाएगी। सो बाय डबल ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया, आपको ये लिखना पड़ेगा, सिमिलरिटी क्राइटेरिया ट्राइंगल OAB सिमिलर टू ट्राइंगल OCD। ठीक है, अब आते हैं सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट हमारे पास क्वेश्चन में है कि CD की लेंथ निकालो, फाइंड द लेंथ ऑफ CD। तो CD की लेंथ कैसे निकालेंगे उसको देखते हैं, ठीक है। तो पहला हमने क्या देखा था, फर्स्ट हमारा एंगल ये था, सेकंड एंगल हमारा ये था, जो भी हम लेते हैं, लेट अस सपोज हमने ये ले लिया सेकंड एंगल क्योंकि हमने ज्वाइन किया था। तो सेकंड एंगल अगर ये है तो इसके इक्वल कौन सा एंगल था, ये वाला, और ये थर्ड। इसको थोड़ा ध्यान से समझना, अगर आपको ये समझ में आ जाएगा तो आपको सिमिलरिटी का कोई भी क्वेश्चन अगर आए तो उसमें डाउट नहीं होगा, ये चीज़ ध्यान रख लेना। तो मैंने इस ट्रायंगल के 3 एंगल देखे हैं, कौन कौन सा, द फर्स्ट वन, सेकंड और थर्ड। अगर यहाँ आप देखोगा फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट के इक्वल होगा, सेकंड के और थर्ड के, ठीक है ना। कैसे आप रेशियो को इक्वल करेंगे, कैसे आप CD की लेंथ निकालनी है, हमको CD की लेंथ फाइंड आउट करनी है, ठीक है। सो अब दोनों सिमिलर हो गए। जब भी दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होते हैं, उनके रेशियो जो भी होते हैं
वो इक्वल होते हैं हमेशा। अब इक्वल तो होते हैं बट कैसे होंगे उसको देखते हैं। अगर ट्रायंगल ए ओ बी में अगर आप आ जाएंगे ए ओ बी में, तो ओ बी मतलब एंगल 1 से हम स्टार्ट कर रहे हैं, एंगल 2 की तरफ जा रहे हैं, सो ओ बी डिस्टेंस हमको कवर करनी पड़ेगी। सो ए बी सॉरी ओ बी। अब यही चीज़ आपको दूसरे ट्रायंगल में देखनी है। फर्स्ट से सेकंड जाने में आपको ओ डी डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ेगी। दिस इज क्लियर। ये सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस अगर आप समझ गए तो फिर कोई भी क्वेश्चन आसान हो जाएगा। फर्स्ट से थर्ड जाओ तो फर्स्ट से थर्ड क्या है, ओ ए। यहाँ भी फर्स्ट से थर्ड जाओ, फर्स्ट से थर्ड जाओगे तो ओ सी आएगा, क्वेश्चन ही गलत नहीं होगा आपका। यहाँ से अगर सेकंड से थर्ड जाओ या थर्ड से सेकंड जाओ, यहाँ से थर्ड से सेकंड जाओ तो ए बी, थर्ड से सेकंड गए तो ए बी, और यहाँ थर्ड से सेकंड जाओ, थर्ड से सेकंड जाएंगे तो सी डी। अगर सेकंड से थर्ड जाओगे तो डी सी होगा, यहाँ सेकंड से थर्ड जाओगे तो बी हो जाएगा। उसमें कोई सीक्वेंस तो चेंज होगा नहीं, हमारी डिस्टेंस चेंज होगी, बट सीक्वेंस आपको क्लियर इजीली समझ में आ जाएगा। ओ बी हमको दिया हुआ है, ओ बी नहीं दिया है, नो नीड। ओ ए इज गिवन, तो जो जो हमको गिवन है ना उसकी वैल्यू हम लिखेंगे 7.5 अपॉन ओ सी। ओ सी की वैल्यू 5 है तो 5। ए बी की वैल्यू, ए बी इज 9, और यहाँ से हम सी डी की वैल्यू निकालेंगे। इजीली सी डी निकाल, सी डी को इधर ले जाओ, सी डी इधर ले गए, 9 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 7.5, यहाँ से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो 9 5 जब 45 हो जाएगा, और ये हमारा 7.5 है, दोनों 5 से डिवाइड हो जाएंगे। इसका इसका आपको आंसर खुद निकालना है, ठीक है ना। आंसर जो निकाल लोगे 5 से डिवाइड कर दोगे या तो 10 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके भी इजीली आंसर इसका निकल जाएगा। नाउ थर्ड वन, नाउ द थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल पी ए बी का रेशियो निकालना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल पी ए बी नहीं, एक्चुअली क्या है, ओ ए बी, ओ ए बी है, ओ ए बी और ओ सी डी इन दोनों का रेशियो निकालना है, ठीक है ना। ओ ए बी और ओ सी डी का रेशियो कैसे निकलता है, देखो जब भी दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं, ओ ए बी और ओ सी डी सिमिलर हो गए, तो सिमिलर ट्रायंगल का जो रेशियो निकलता है वो कॉरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होता है। तो मैंने क्या बोला उसको देखते हैं, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ बी इज इक्वल टू एरिया ऑफ अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ सी डी का जो एरिया होगा वो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, इनमें से कोई भी ले लो, जो भी आपको दो चीज़ें पता है उनको ले लो। हमको यहाँ पे ओ ए अपॉन ओ सी दोनों पता है, क्योंकि दोनों के बनते हैं। सी डी मैंने अभी निकाला नहीं, वैसे आप निकाल लोगे तो इसको भी इसके इक्वल रख सकते हो, ठीक है। तो ओ ए अपॉन ओ सी ले रहे हैं हम, ओ ए अपॉन ओ सी के स्क्वायर के बराबर होगा। ओ ए कितना है, ओ ए 7.5, तो 7.5 डिवाइड बाई 5, इनका जो भी रेशियो आएगा, अगर आप इसका रेशियो देखेंगे तो रेशियो कितना आएगा, इसका रेशियो आएगा 3/2, 3/2 का स्क्वायर, ठीक है ना। 25 टू जा कितना आ जाएगा, 2.5 टू जा 5 हो जाएगा, एंड 2.5 3 जा 7.5 हो जाएगा। तो 3 अपॉन इसका स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, 9/4, तो 9:4 इसका रेशियो हो जाएगा, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे भी सेम टाइप का रेशियो आएगा, उसमें कुछ अलग होना नहीं है, दोनों वैल्यू हमारे पे एज इट इज़ कैलकुलेट अगर आप करोगे तो वैल्यू हमारे पास सेम ही आएंगी। तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। आई होप आपको पूरा क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा कि किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं और कैसे क्वेश्चन हमको सॉल्व करने हैं। ये मैं कुछ साथ साथ में और क्या क्या सिमिलर टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं ये भी हम साथ साथ में डिस्कस करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, एक सिंपल टॉपिक पर क्वेश्चन है। सिंपल टॉपिक मतलब सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, वो आसान होता है। बेसिक अंडरस्टैंडिंग अगर आपको आपके क्लियर है तो उसमें आपके क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। इसको देखते हैं। इस क्वेश्चन में आपको एक सिलेंडर दिया हुआ है, उस सिलेंडर की टोटल हाइट भी आपको गिवन है। सिलेंडर की टोटल हाइट आपको 28 सेंटीमीटर दी हुई है। जो भी स्टेटमेंट आप क्वेश्चन में से पढ़ते हैं, अगर उन स्टेटमेंट को डायरेक्ट आपको नहीं लिखना है तो आप डायग्राम से रिप्रेजेंट करके भी उन स्टेटमेंट को लिख सकते हैं। जैसे हाइट ऑफ द सिलेंडर इज़ 28 सेंटीमीटर है, तो आप यहाँ पे 28 सेंटीमीटर लिख लो, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये हाइट ऑफ सिलेंडर दी हुई है। इसके बाद हमको एक और चीज़ दी हुई है, दो कोनिकल कैविटीज़ विच वी हैव टू कार्व्ड आउट फ्रॉम दिस सॉलिड सिलेंडर, ठीक है। इन दोनों कोन की जो रेडियस है वो रेडियस ऑफ द सिलेंडर के इक्वल है, ठीक है। रेडियस ऑफ सिलेंडर गिवन है हमको 6 सेंटीमीटर। इट मीन्स अगर कोन का रेडियस जो होगा वही आपका सिलेंडर का रेडियस भी होगा। जब आप इसकी हाइट की बात करेंगे तो इसके हाइट भी हमको गिवन है, कोन की हाइट आपको गिवन है 10.5। तो अगर आपको ये सब चीज़ें दी हैं तो आप फिर बचा ही क्या है, वॉल्यूम आपका फॉर्मूला पता होना चाहिए, और वॉल्यूम में भी दोनों में रिलेशंस होते हैं। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आपको बन गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिख रहे हैं हाइट ऑफ
सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर। देखो जो क्वेश्चन आपको आता है उसको इतने अच्छे से करिए और सबसे पहले करिए, कोशिश ये करना कि सेक्शनल वाइज क्वेश्चन अटेम्प्ट करना। हाइट ऑफ सिलेंडर, क्योंकि हाइट ऑफ सिलेंडर मैं कैपिटल एच इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि वो बड़ा है, तो बड़ा है तो मैंने 28 सेंटीमीटर इसको ले लिया, ठीक है। इसके बाद मैं लिख रहा हूँ हाइट ऑफ कोन्स, दोनों कोन है उसको मैं स्मॉल एच ले रहा हूँ, सो हाइट ऑफ कोन इज 10.5, ठीक है। कभी भी क्वेश्चन एग्जाम में जो आते हैं वो सिंप्लीफिकेशन पर आते हैं, कभी भी आपको किसी भी क्वेश्चन में मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अभी मैं वो प्रूव करके भी दिखाऊंगा इस क्वेश्चन में। हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ कोन, रेडियस, रेडियस की बात करते हैं, रेडियस की जगह हम एक और स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं, कॉमन रेडियस, ठीक है। कॉमन रेडियस अगर आप लिखेंगे तो कॉमन रेडियस ऑफ कोन एंड सिलेंडर दोनों का हो गया, या कॉमन रेडियस लिख दो या तो कॉमन रेडियस ऑफ बोथ लिख दो। तो कॉमन रेडियस में स्मॉल आर ले रहा हूँ विच इज गिवन एज 6 सेंटीमीटर, तो हमने यहाँ 6 लिखा नहीं है तो 6 सेंटीमीटर यहाँ पे लिख लेते हैं। सो दिस इज 6 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया होगा आपको ये चीज़। ये हमारा स्मॉल एच है, ये हमारे पास कैपिटल एच है और ये हमारा स्मॉल आर है। हमको निकालना है वॉल्यूम ऑफ दिस सरफेस आफ्टर इवैक्यूएटिंग द कोन फ्रॉम दिस सॉलिड सिलेंडर। अब मैंने दोनों कोन बाहर निकाल देने हैं और रिमेनिंग सॉलिड का मेरे को वॉल्यूम निकालना है, ठीक है। तो पहले कोन का वॉल्यूम देखते हैं। तो अगर हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, तो वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड कब, जब हमको दोनों कोन इस पूरे सिलेंडर में से माइनस करना है। तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, यहाँ पे लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है, माइनस ट्वाइस ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन। दिस इज क्लियर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, एच इज कैपिटल, ध्यान रखना इसमें, -2 वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर स्मॉल एच। क्लियर। अब सिर्फ हमको वैल्यू पुट करनी है, ठीक है ना। पाई, पाई आप कॉमन भी ले सकते हैं, तो पहले मैं इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, पाई आर स्क्वायर एच -2/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्लियर हो गया। पाई आर स्क्वायर यहाँ देखो और पाई आर स्क्वायर यहाँ, दोनों में कॉमन है तो पाई आर स्क्वायर बाहर ले लेते हैं। पाई आर स्क्वायर, अंदर वैल्यू बचेगी h -2/3 ऑफ स्मॉल h, ठीक है। पाई की वैल्यू 22/7 जब तक ना कहा जाए 22/7 ही लेनी है। आर की वैल्यू हमारे पास गिवन है 6 सेंटीमीटर, 6 × 6 इंटू एच की वैल्यू, एच हमारे पास बड़ी वाली वैल्यू है एच की 28 सेंटीमीटर एंड 2/3 ऑफ स्मॉल एच मीन्स होता है 2/3 ऑफ 10.5। ये 3 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, 5 + 0 + 1 6 है तो 3 से डिवाइड होगा, 3 3 = 9 एंड 1 5 15 3.5 आ जाएगा, ठीक है। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3.5 को 2 से, ये आ जाएगा प्लस 7, तो इसका मतलब आपको h में वैल्यू 7 माइनस करनी है, ठीक है। 2/3 ऑफ 10.5 इज 7, 28 में से 7 को माइनस करेंगे, अभी तक आपको कोई वैल्यू कैंसिल आउट होती हुई नहीं दिख रही है पर दिखेंगी। 28 - 1, 28 - 7 आ जाएगा 21। अब देखो कितना सिंपल सा क्वेश्चन बन गया है, 3 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है तो इसको हम लिखेंगे 11 × 2, 11 × 2 इसका लिखने का एक रीज़न है। 6 से कितना होता है 36, 36 और एक हमारे पास 6 और आ गया है, कैसे 3 × 2। अगर आपको 6 × 6 × 6 पता है तो वो होता है 6 का क्यूब विच इज़ 216 और इसको हम करेंगे 11 से मल्टीप्लाई। 11 से मल्टीप्लाई करने का तरीका सीख लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। 6 लास्ट नंबर को एच लिखेंगे, 6 + 1 ऐड कर देंगे 7 आ जाएगा, फिर 1 + 2 ऐड करेंगे 3 आ जाएगा और लास्ट में 2 लिखेंगे, 2 3 7 6 सेंटीमीटर क्यूब इज द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड आफ्टर कार्व्ड आउट द कोन। कोन को निकालने के बाद जो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बचेगा उसका आंसर ये है। ओके, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन इस पूरे वीडियो लेक्चर का, जो कि ट्रिग्नोमेट्री पे बेस्ड क्वेश्चन है। ट्रिग्नोमेट्री का आपके 1 से 2 क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे, सर्कल के क्वेश्चन मिलेंगे, ट्राइंगल के क्वेश्चन मिलेंगे आपको, ठीक है ना। 1 - tan थीटा, अभी मैंने आपको एक पहले जो क्वेश्चन कराया था उसमें हमने देखा था कि हमको साइन और कॉस में कुछ आंसर लाना था, यहाँ टेन में ही आंसर लाना है। सिंपल सा इक्वेशन है, पहले हम इसको LHS में सॉल्व करेंगे। LHS ही सॉल्व क्यों करते हैं, इसका एक रीज़न होता है क्योंकि LHS में हमको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जनरली गिवन होती है। सो 1 - tan थीटा को एज इट इज़ रहने देते हैं और 1 - cot को 1 - 1/cot लिख लेते हैं। तो 1 - cot की वैल्यू क्या आ जाती है 1/10 हो जाती है, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे 1 - tan थीटा और डिनोटर में लिख देंगे tan थीटा -1
अपॉन टेन थीटा। दिस इज क्लियर। यहाँ से टेन थीटा आपका ऊपर चले जाएगा, तो टेन थीटा अगर ऊपर जाएगा तो वैल्यू आपके पास यहाँ से आएगी 1 माइनस टेन थीटा डिवाइडेड बाय, इस टेन थीटा माइनस 1 को हम लिख रहे हैं 1 माइनस, या इसको ऐसे ही रहने देते हैं अभी, टेन थीटा माइनस 1, और पूरे के आगे क्या है, होल स्क्वायर है, इसको नहीं भूलना आपने। यहाँ पे पूरा होल स्क्वायर लगा हुआ है, इधर भी होल स्क्वायर लगा हुआ है। क्वेश्चन बड़ा आसान है। इसके बाद टेन थीटा, ऊपर वाली वैल्यू को अगर हम टेन माइनस 1 लिखते हैं, टेन थीटा माइनस 1 लिखते हैं, तो यहाँ हमको माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, और नीचे की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी टेन थीटा माइनस 1 बनी हुई है। ठीक है, इससे पूरे से वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, स्क्वायर आएगा, तो माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर होगा, तो वैल्यू आ जाएगी टेन स्क्वायर थीटा। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। बड़ा ही आसान क्वेश्चन था। तो इस तरह से हमने इस वीडियो लेक्चर में लगभग 15 to 20 क्वेश्चन, मैंने काउंट तो नहीं किया एग्जैक्टली, 15 to 20 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको रियली ये टॉपिक के जो भी मैंने क्वेश्चन डिस्कस किए, अगर आप सॉल्यूशन समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तभी आप अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए, अदरवाइज नॉट। मैं नहीं चाहता कि लास्ट टाइम पे या लास्ट मोमेंट में किसी का टाइम वेस्ट हो, तो इस चीज़ का ध्यान रखना और पढ़ाई करना अच्छे से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, खुश रहो, सीखते रहो, जय